ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपनी खूबसूरत बेटी को देखकर उस पर बुरी नज़र डाली। फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहे। एक राज्य में दुर्जन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके राजकार्य अधिकतर उसके मंत्री ही किया करते थे। वह तो अपनी काम वासना में ही लिप्त रहता था। वह अपनी सुख सुविधाओं को ज़्यादा महत्व देता था। राजा की जो रानी थी वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए राजा अपने पैसे और ताकत के बल पर अन्य स्त्रियों के साथ अय्याशी किया करता था। इस बात के बारे में रानी को भी पता था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। राजा कभी कभार ही रानी के पास जाया करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा की कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन राजा को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, कभी कभार जब वह खाली बैठा होता तो ये सोचता था कि अगर उसका कोई बेटा होता तो उसके जाने के बाद उसके राज्य को संभालता, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वह तो अपनी काम वासनाओं में ही लिप्त रहता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। रानी गर्भ से हो गई। ये एक तय समय के बाद रानी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। जब राजा को इस बारे में पता चला तो राजा को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि राजा ने संतान की चाह तो कभी की ही नहीं थी, और की थी भी तो एक बेटी की नहीं, इसलिए वह उसे देखने भी नहीं गया। रानी इसे कहा कि इसे कभी मेरे सामने लेकर मत आना, मैं इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता हूँ। ये बात सुनकर रानी बड़ी दुखी हुई, लेकिन रानी के जीवन में जो उसकी बेटी थी वो एक सूरज की नई किरण बन के आई थी। जैसे उसके आने से रानी के जीवन में बाहर आ गई थी। रानी की बेटी जो थी वो बड़ी ही खूबसूरत थी और चांदनी रात में पैदा हुई थी, इसलिए रानी ने उसका नाम चंद्रिका रखा था। अब रानी ने चंद्रिका को ही अपने जीवन का सहारा मान लिया था। वह चंद्रिका का लालन पालन करने लगी और उसी में खुश रहती थी। अब तो राजा ने रानी के पास जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। रानी राजकुमारी के साथ ही अपने जीवन बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजकुमारी चंद्रिका बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसकी खूबसूरती और निखरती जा रही थी। वह चंद्रमा की चांदनी की तरह चमकता हुआ उसका चेहरा था। रानी भी राजकुमारी चंद्रिका को देखकर अपने जीवन में सुख का अनुभव करती थी। समय बीतता गया। जब राजकुमारी चंद्रिका 10 वर्ष की हो गई तो रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। तभी वह राजा के पास गई और राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी चंद्रिका 10 वर्ष की हो गई है। इस उम्र में लड़कियों की शादी आमतौर पर हो जाती है, लेकिन आप एक राजा हैं, फिर भी आपने अभी तक अपनी बेटी की शादी नहीं की। लोग ये सुनेंगे तो क्या कहेंगे? दरअसल पहले के ज़माने में छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और बड़ा होने पर गोना करके ससुराल भेज दिया जाता था। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, जल्द ही मैं इसके लिए सुयोग्य वर ढूंढूंगा और उसकी शादी कर दूंगा। राजा ने वर खोजना तलाश कर दिया। पास के राज्य के राजा कृष्ण राय का बेटा राजकुमार प्रताप, जो बड़ा ही खूबसूरत सजीला नौजवान था, राजा ने राजकुमारी चंद्रिका की शादी उससे कर दी। शादी के समय भी राजा ने राजकुमारी चंद्रिका का चेहरा नहीं देखा था। किसी ग्रह नक्षत्र के अशुभ होने के कारण शादी होने के बाद रानी निश्चित हो गई थी। धीरे धीरे फिर समय बीतने लगा। अब जो है राजकुमारी चंद्रिका 14 वर्ष की हो गई थी और रानी का स्वास्थ्य भी अब गिरने लगा था। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। रानी को ये चिंता सताने लगी, कहीं उसकी मृत्यु समय से पहले हो गई तो कहीं राजकुमारी चंद्रिका का गोना भी वह न कर सके।
यह बात सोचकर वह चिंता में डूबी रहती थी। फिर जब रानी को ये लगने लगा कि उसकी बीमारी अब इलाज हो गई है, उसकी कुछ सांसें ही बची है, उसने तुरंत दासी से कहकर राजा को बुलवाया। राजा रानी के पास आया। रानी बिस्तर पर बेहाल सी पड़ी थी। राजा को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, महाराज, आप मेरी हालत तो देख ही रहे हैं। मुझे नहीं लगता अब मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित रहूंगी। अब तक सारी राजकुमारी चंद्रिका की जिम्मेदारियां मैंने खुद निभाई हैं, लेकिन एक आखिरी जिम्मेदारी मैं आपको सौंप कर जाना चाहती हूँ। राजकुमारी चंद्रिका का गुना 18 वर्ष की होने पर आप कर देना और इसे ससुराल भेज देना। बस यही आखिरी जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहती हूँ और आपसे वचन चाहती हूँ। रानी की हालत देखकर राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं राजकुमारी का गुना करके उसे ससुराल भेज दूंगा और तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगी। राजा की बातें सुनने से रानी को थोड़ी सांत्वना मिली। राजा की बातें सुननी ही थी कि तुरंत रानी के प्राण पखेरु हो गए। यह देखकर राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा ने रानी का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया। फिर कुछ समय के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि राजकुमारी चंद्रिका से कहो कि आज शाम को मैं उससे मिलने उसके पास महल में आऊँगा। ये बात जब मंत्री ने जाकर राजकुमारी चंद्रिका को बताई तो राजकुमारी चंद्रिका बड़ी खुश थी। आज से पहले उसने अपने पिता से कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की थी, नहीं ये उन्हें एक झलक अच्छी तरह से देखा था। वह इस बात से बड़ी खुश थी कि पहली बार राजा उससे मिलने के लिए उसके पास आ रहे हैं। वह पिता का प्यार पाना चाहती थी, इसलिए बड़ी उत्साहित थी कि आज उसके पिता उससे मिलने आएंगे। वह तरह तरह के सपने सजाने लगी। उधर राजा जब शाम हुई तो राजकुमारी चंद्रिका के कक्ष में पहुँचे, लेकिन जो राजा ने देखा उसे देखकर हैरान हो गया। राजकुमारी चंद्रिका इतनी खूबसूरत थी कि राजा ने जब उसे पहली नज़र में देखा तो देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की उसने अपनी जीवन में कभी नहीं देखी थी। जितनी कैसे राजा ने कहा, महात्मा जी, मेरे मन में एक दुविधा है, उसका समाधान कीजिए। महात्मा ने कहा, बताओ राजन। राजा ने कहा, क्या जो माली पेड़ लगाता है उसके फल खाने का उसे कोई अधिकार नहीं है? महात्मा जी ने कहा कि सबसे पहले फल पर रहा था तो अधिकार उस माली का ही होता है। ये बात सुनकर राजा ने कहा, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, अब मैं चलता हूँ। राजा महल वापस लौट आया। महल आने पर राजा ने एक पत्र लिखा और जब आपका साथ होने लगा दूसरे राज्य के राजा वीरसेन के यहाँ भिजवा दिया, जिसने लिखा था कि राजकुमारी चंदा की मृत्यु हो गई है। ये बड़ी है राजा वीरसेन को मिला तो उससे वह बड़ा दुखी हुआ। राजकुमार प्रताप को भी जब इस बारे में पता चला तो वह भी बड़ा दुखी हुआ। राजकुमारी चंदा को उसने शादी के समय ही देखा था, अनजानापन सा लग रहा था। राजा जब महल में उसके दिल में लौटे तो राजा की उसी समय से वह राजकुमारी चंदा से प्रेम करने लगा था। उसकी खूबसूरती ये बात सुनकर राजकुमार बड़ा दुखी हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद राजा ने रात तो काट ली। महल के जब सुबह हुई तो राजा सबसे पहले जंगल में एक महात्मा जी के पास गए, जहाँ पर वो अक्सर जाया करते थे। राजा ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मेरे मन में एक दुविधा है, मैं उसके समाधान के लिए आपके पास आया हूँ। महात्मा जी ने कहो कहो राजन, क्या बात है? राजा ने कहा, महात्मा जी, ये बताइए कि जो माली पेड़ लगाता है और जब उस पेड़ पर फल आते हैं तो माली का क्या उस पेड़ के फलों पर कोई अधिकार नहीं होता? महात्मा जी ने कहा, नहीं राजन, उस पेड़ के पहले फल पर माली का ही अधिकार होता है, क्योंकि वही उसे पाल पोस कर बड़ा करता है और इस लायक बनाता है कि वह फल देने लगता है। ये बात सुनकर राजा कहने लगा, ठीक है महात्मा जी, अब मैं चलता हूँ। महात्मा जी राजा के इस सवाल से
हैरान थे कि आखिर राजा ने ऐसा क्यों पूछा। राजा जब महल वापस लौट आए तो राजा ने एक पत्र मंत्री से लिखवाया और उसमें लिखा कि बीमारी के कारण अचानक से राजकुमारी चंद्रिका की मृत्यु हो गई है और वह पत्र सैनिक के हाथ देखकर पास के राज्य के राजा किशन राय, जो राजकुमारी चंद्रिका की ससुराल थी, उसके ससुर के पास पहुंचा दिया। जब पत्र लेकर सैनिक राजा कृष्ण राय के पास पहुंचा और पत्र पढ़कर सुनाया तो राजा कृष्ण राय बड़े दुखी हुए कि उनकी पुत्रवधू अब इस दुनिया में नहीं रही। राजकुमार प्रताप को भी जब ये बात पता चली तो वह भी बड़ा दुखी हुआ कि उसकी पत्नी को उसने पहली झलक उसकी शादी होने पर ही देखी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि एक ही नज़र में उसके मन में बस गई थी। वह उसके बाद किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर भगवान के आगे किसकी चलती है। ये बात सुनकर वे दुखी तो थे, पर उन्होंने ये बात समझ ली थी कि राजकुमारी चंद्रिका अब इस दुनिया में नहीं है। फिर राजा ने कुछ दिनों के बाद अपने सैनिकों से कहा कि आज रात के समय राजकुमारी चंद्रिका और मेरे सिवा महल में कोई भी नहीं होगा। सभी नौकरों को छुट्टी दे दो और महल के दरवाजे पर कड़ा पहरा रखना, बाहर से कोई अंदर न आ पाए। ये बात जब एक पुराने नौकर को पता चली तो वह राजा के षड्यंत्र को समझ गया था। वह नौकर रानी का खास नौकर था और रानी की शादी के समय ही रानी के साथ आया था। अब वह वृद्ध हो गया था। वह समझ गया था कि राजा की नीयत में खोट है। वह सारी बातों को समझ चुका था कि राजा ने पहले तो राजकुमारी के मरने की खबर वहाँ उसके ससुराल में पहुँचा दी और अब सारे महल से नौकरों को शाम के समय निकलने के लिए कह रहा है। जरूर कुछ गहरा षड्यंत्र राजा के मन में चल रहा है। वह उसकी षड्यंत्र को भाप गया था। वह रानी का वफादार था, इसलिए राजकुमारी चंद्रिका तक राजा के षड्यंत्र वाली बात पहुंचाना चाहता था। जैसे भी हो, लेकिन राजा ने कड़ा पहरा लगा दिया था कि कोई भी महल के अंदर रात्रि के समय न आ पाए। जैसे तैसे वह नौकर जब महल के अंदर प्रवेश करने लगा तो सैनिकों ने उसे रोक लिया। तो उसने कहा कि मुझे जाने दो, और राजा ने ही स्वयं मुझे बुलाया था। मैं जानता हूँ कि आज किसी भी नौकर को रात में महल में रुकने की अनुमति नहीं है, लेकिन राजा ने मुझे विशेष कार्य के लिए बुलाया था, इसलिए मैं आया हूँ। सैनिकों ने उसे जाने दिया। फिर नौकर जो था वह राजकुमारी चंद्रिका के कक्ष में पहुंचा। अचानक से एक पुरुष को अपने कक्ष में आया देखकर राजकुमारी चंद्रिका घबरा गई और कहने लगी, तुम कौन हो और ऐसे बिना इजाज़त के मेरे कमरे में कैसे आए। तभी नौकर ने कहा, राजकुमारी जी आप घबराइए मत, मैं आपकी रानी माँ का पुराना नौकर हूँ और वफादार हूँ। मुझे जिस बात का पता चला है उसे बताने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। ये आपके जीवन का सवाल है। तभी राजकुमारी कहने लगी, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इस तरह इस समय आना पड़ा। तभी नौकर ने राजा के सारे षड्यंत्र के बारे में बता दिया कि उन्होंने आपके ससुराल में आपकी मौत की खबर भिजवा दी है और आज रात महल में ये सभी नौकरों को छुट्टी दे दी है। महाराज आज रात आपके कक्ष में आएंगे। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगती है। अगर आप अपने को सुरक्षित रखना चाहती है और पिता पुत्री के इस कलंकित रिश्ते से बचना चाहती हैं तो आपको तुरंत महल छोड़कर चले जाना चाहिए। यही आपके लिए सही होगा। बस यही बताने के लिए मैं यहाँ आया था। उसके मुँह से ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी चंद्रिका हैरान थी। वह सोचने लगी, क्या एक पिता अपनी पुत्री के
बारे में इस हद तक सोच सकता है कि वह उसके साथ अपनी अय्याशी कर सके। यह सब जानकर राजकुमारी जी एक बार तो घबरा गई थी, फिर वह सोचने लगी, तभी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जब राजा मुझसे मिलने आए थे। उनकी नज़रों में मुझे पिता का प्यार नहीं, एक व्यक्ति की कामवासना नजर आ रही थी। राजकुमारी भी सारी इस स्थिति को भाप गई थी। उसने कहा, ठीक है। नौकर राजकुमारी को सब बातें बताकर चुपके से पीछे के रास्ते से चला गया। अब राजकुमारी ने तय कर लिया था कि वह रात में ही राजा के आने से पहले महल को छोड़कर चली जाएगी। उसने एक दासी के कपड़े पहन लिए और महल से बाहर जाने लगी। जब वो महल से बाहर जा रही थी तो सैनिकों ने उसे रोका और कहने लगा, तुम कौन हो और इतनी रात में कहाँ जा रही हो? आज तो सभी नौकरों को राजा ने छुट्टी दी थी, फिर तुम अंदर कैसे रह गई? तभी राजकुमारी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तो राजा ने राजकुमारी चंद्रिका के कक्ष में उन्हें देखने के लिए भेजा था। राजा की आज्ञा से ही मैं यहाँ रुकी थी। अब उनका कार्य पूरा हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। सैनिकों ने कहा, ठीक है, जल्दी से चली जाओ। राजकुमारी चंद्रिका महल से निकल गई। सारी रात चलती रही, यही सोचते हुए कि वह जितना हो सके महल से दूर निकल जाए ताकि राजा उसे ढूंढ न पाए। चलते चलते वह एक जंगल के किनारे झील के पास पहुंची। थक हार कर वहां बैठी थी। जब राजा को ये पता चला कि महल में राजकुमारी चंद्रिका नहीं है तो राजा बड़ा हैरान हुआ। अब राजा किसी को राजकुमारी को खोजने के लिए भी नहीं कह सकता था, क्योंकि उसने ही घोषणा की थी कि राजकुमारी चंद्रिका मर गई थी। इसलिए उसने उसे ढूंढने के लिए भी नहीं कहा। पर यही सोच रहा था कि आखिर राजकुमारी चंद्रिका रात्रि में कहाँ चली गई। उधर राजकुमारी चंद्रिका जब नदी के किनारे पहुंची तो सुबह भी हो गई थी। उसे प्यास लगी थी। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए नदी के पानी में हाथ डाला तो उसने अपना सुंदर चेहरा नदी के स्थिर पानी में देखा। तो सोचने लगी, यही खूबसूरती मेरे लिए अभिशाप बन गई। जो मेरे पिता ने मुझ पर बुरी नज़र डाली, इसी सुंदरता के कारण मेरे पिता का ईमान भी डगमगा गया। मैं खूबसूरत ही इतनी हूँ कि किसी का भी ईमान डगमगा जाए। ये खूबसूरती के साथ मैं जहाँ भी जाऊँगी लोगों की बुरी नज़रें मेरी तरफ उठेंगी। मैं इस खूबसूरत चेहरे के साथ दुनिया की नज़रों का सामना नहीं कर सकती हूँ। इससे तो अच्छा होता कि मैं कुरूप होती। अगर कुरूप होती तो कोई मेरी तरफ नज़रें उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता। मैं अपने जीवन में सुरक्षित तो होती, ऐसे डर डर कर भागने की ज़रूरत न पड़ती जैसे आज मैं अपने पिता से बचकर महल छोड़कर भागी हूँ। इसी सुंदरता के साथ रही तो न जाने मुझे कहाँ कहाँ से लोगों की बुरी नज़र से बचकर भागना होगा। इससे तो अच्छा है मैं कुरूप हो जाऊं। यह सोचकर राजकुमारी चंद्रिका ने अपने पूरे शरीर पर चेहरे के साथ कालिख पोत ली और वह बिल्कुल कुरूप लग रही थी। वह सोचने लगी, अब मैं कुरूप दिखूंगी तो कोई भी मेरे नज़दीक आने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि कुरूप स्त्री से सब कोई दूर रहते हैं। अगले भाग के लिए बने रहें।